हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इर्रेशनल नंबर की, जो कि रियल नंबर के अंदर आता है। ठीक है, सीबीएसई क्लास 10 का ये टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1। तो इससे पहले हम लोगों ने रियल नंबर पे तो बात कर लिया था, रैशनल नंबर पे बात कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे इर्रेशनल पे कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर होते क्या है पहले मैं उसके बारे में बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे प्रूफ करते हैं कि जैसे क्वेश्चन होता है कि प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप कर दीजिए लाइक, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो इर्रेशनल नंबर है, पहले तो इसके बारे में समझते हैं कि इर्रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है ना, तो उसका मैं बता देता हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे इर्रेशनल नंबर हो गया, है ना, को प्राइम नंबर हो गया, ठीक है, इंटीजर हो गया, तो ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहले इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो इर्रेशनल नंबर समझने से पहले आप रैशनल नंबर समझते होंगे। रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर जो कि क्या हो, p/q के फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में हो, पहली चीज़ है। सेकेंड थिंग, डेनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। थर्ड थिंग कि p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, बिलोंग्स टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरह से, बिलोंग्स टू इंटीजर, सही है। तो ये होना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो इंटीजर हो गया। एक चीज़ और है कि ये तो इंटीजर के फॉर्म में हुआ, तो हम लोग इस तरह से रैशनल नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन अगर ये पॉइंट में हुआ तो कैसे पता चलेगा। तो जो टर्मिनेट कर जाए डेसिमल, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी किसमें आता है, रैशनल नंबर में आता है। जैसे एग्जाम्पल पे आप देख लो, जैसे मैंने ऐसा लिख दिया 1/2, तो क्या हो जाएगा 0.5, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया। पॉइंट के बाद 5 आया, इसके बाद और भी कोई डिजिट नहीं आने वाला है, तो इसका मतलब ये रुक गया, टर्मिनेट कर गया। ठीक है, इस तरह से। और क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, या फिर कुछ डेसिमल ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट नहीं करते हैं, तो टर्मिनेट नहीं करते हैं तो रिपीट करेंगे तो वो भी रैशनल नंबर में आ जाएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेट ना करे लेकिन रिपीट करे। ठीक है, तो वो भी किस में आएगा, रैशनल नंबर में। जैसे एग्जाम्पल में देख लो आप, जैसे 1/3 मैंने ले लिया, कितना आ जाएगा, 3 3 9, यानी 0.3333 एंड सो ऑन। तो क्या देखिए हम लोग कि ये टर्मिनेट तो नहीं किया, लेकिन रिपीट करता जा रहा है कि 333 अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो ये भी किस में आता है, रैशनल नंबर में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इर्रेशनल नंबर में कौन कौन आएगा, जो रैशनल नहीं होगा वो इर्रेशनल में आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल में आता है, तो वहाँ पे क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे भी नॉन टर्मिनेटिंग में भी है, नॉन टर्मिनेटिंग ये भी है ना, लेकिन ये क्या है, रिपीटिंग है, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। उसमें क्या होगा, ना ही टर्मिनेट करे ना ही रिपीट करे, इसका मतलब। तो इर्रेशनल नंबर में कौन कौन आएगा, इर्रेशनल नंबर कैसे पहचानेंगे। तो इर्रेशनल नंबर में क्या क्या देखते हैं कि एक तो ये कि जो नंबर होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, है ना, √5 हो गया, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, या परफेक्ट क्यूब भी ना हो, परफेक्ट क्यूब मतलब जैसे इस तरह से 3, है ना, यहाँ पे ले लिया मैंने 3 और ये क्यूब रूट आ गया, तो ना ही परफेक्ट स्क्वायर हो ना ही परफेक्ट क्यूब हो। ठीक है, तो वो सभी किस में आता है, इर्रेशनल नंबर में आता है। और अगर मैं डेसिमल की बात करूं तो इसमें क्या है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है रैशनल में, तो इसमें क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट ना करे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल इसमें जो है वो क्या आएगा, इर्रेशनल में आएगा, ठीक है ना। जैसे आप एग्जांपल में ले लो 3.14732554 ऐसा कुछ भी आता जा रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, ना ही ये रुक रहा है, ना ही ये टर्मिनेट किया और ना ही ये रिपीट कर रहा है अपने आप को, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ना ही रुक रहा है, नॉन रिपीटिंग है, ना ही रिपीट कर रहा है। तो क्या बोलेंगे इसको, ये इर्रेशनल नंबर में आता है, ठीक है। तो ये था आइडेंटिफाई करने का तरीका। और अगर जब हम लोग रैशनल नंबर को लिखते हैं तो पी वाई क्यूब के फॉर्म में, तो हमें क्या करना चाहिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होता है कि जैसे मैंने पी वाई क्यू लिखा, ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब ये हुआ कि इसको आप जितना काट सकते हो काट पीट के बिल्कुल छोटा कर लो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो इस तरह से ले लिए मैंने 3/27, तो ये क्या होगा, 3 9 या 27, ये 1/9, यानी 3/27 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/9। तो 3/27 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन 1/9 क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये जो 1/9 इस तरह से हम लोग लिखे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे जो है वो किसी अदर नंबर से ये नहीं कटने वाला 1 और 9। तो इसी को क्या बोलते हैं कि ये 1 और 9 क्या है, ये कोप्राइम नंबर है, मतलब इन दोनों का HCF 1 आएगा। जैसे मैं आपको और दिखा दूँ अगला एग्जाम्पल, जैसे आप ले लो इस तरह से 12/4, ठीक है। तो 12/4 नहीं, 12/9 कर लेते हैं, ठीक है, 12/9। तो हम लोग क्या देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको काट पीट के छोटा करेंगे। तो ये 3 से कटेगा, 4 3 12 और 3 3 9, तो 4/3 आ गया। तो हम लोग क्या देखें कि अब ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का HCF 1 होगा डेफिनेटली। 4 और 3 का HCF आप निकालो, 1 आएगा। HCF क्या होता है, कॉमन। 4 और 3 में कॉमन क्या आएगा, 1 सिर्फ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 3 का HCF कितना हो गया, 1। तो 4 और 3 क्या कहलाएगा, कोप्राइम नंबर कहलाएगा। कैसे, क्या कहलाएगा, कोप्राइम नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोप्राइम नंबर है तो डेफिनेटली उन दोनों का HCF 1 आएगा। यानी कि ऐसा पेयर ऑफ नंबर जिसका HCF 1 आए उसको बोलते हैं कोप्राइम नंबर, ठीक है। यानी कोप्राइम नंबर में आपको क्या ध्यान रखना है, कोप्राइम नंबर में आपको ध्यान रखना है कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर है ना। तो इसमें क्या देखना है, ध्यान रखना है पेयर ऑफ नंबर है ना, हुज HCF इज इक्वल टू 1, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया HCF ऑफ A, B, अगर ये आया 1 तो A और B क्या कहलाएगा, कोप्राइम नंबर कहलाएगा। मतलब ये हुआ कि A और B इसमें 1 को छोड़कर कोई अदर नंबर कॉमन नहीं आना चाहिए, उसको बोलते हैं कोप्राइम नंबर। अगर उन दोनों के बीच कुछ अदर नंबर कॉमन आ गया तो वो कोप्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसका यूज है किसमें, जब हम लोग क्वेश्चन प्रूफ करेंगे कि √2 √3 जो इरेशनल नंबर उसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो कोप्राइम का मतलब क्या होता है, कोप्राइम का मतलब होता है उन दोनों नंबर का HCF 1 आना। 1 आने का मतलब ये हुआ कि वो दोनों नंबर किसी अदर नंबर से नहीं कटना चाहिए 1 को छोड़कर, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है कि √3 क्या है, इरेशनल है। तो हम लोग करेंगे क्या, देखो हम लोग करने क्या वाले हैं कि पहले तो मान लेंगे कि √3 एक रैशनल है, प्रूफ करना है इरेशनल, लेकिन हमने मान लिया क्या, थोड़ी देर के लिए क्या है, ये रैशनल है। और फिर हम लोग कुछ ऐसा कुछ प्रूफ करेंगे, ऐसा कुछ दिखाते चलेंगे ताकि ये क्या आ जाए, बाद में चलकर ये इरेशनल आ जाए। तो हमने माना था रैशनल, वो आ गया इरेशनल, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा, मतलब ये गलत साबित हो जाएगा कि जो मैंने माना था वो गलत है। तो हम लोग पहले क्या मानेंगे, रैशनल मानेंगे, और फिर बाद में ये दिखाएंगे कि नहीं वो रैशनल नहीं था, ये माना हुआ गलत था, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या कर लेंगे, हम लोग √3 को मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, क्या है ये रैशनल है। प्रूफ करना है इरेशनल, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। तो लिख दें हम लोग, मान लेते हैं, यानी कि लेट अस एज्यूम, हमने एज्यूम कर लिया क्या, लेट अस एज्यूम √3 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि √3 क्या एक रैशनल नंबर है। तो अगर √3 एक रैशनल नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि √3 को हम A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। A/B जो आप P/Q देख रहे थे ना, तो चलो मैं यहाँ पे A/B ले लेता हूँ। तो A/B के फॉर्म में लिखेंगे तो A और B क्या होगा, इंटीजर होगा, और B 0 नहीं होना चाहिए। और ये क्या होगा, A और B एक कोप्राइम नंबर हम लोग लेंगे ताकि हम लोग उसको क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, ठीक है ना। क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा। तो हम लोग क्या क्या बोलेंगे कि √3
अगर एक रैशनल नंबर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, नाउ लेट हम लोग कुछ मान लेते हैं कि √3 इज इक्वल टू a/b हमने मान लिया, ठीक है ना। तो अगर मैंने a/b माना है तो इसका मतलब ये हुआ कि a और b क्या होगा, कोप्राइम नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि अगर a और b कोप्राइम नहीं हुआ तो कुछ और भी नंबर से ये कट जाएगा। तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए क्या मान लिया कि वेयर क्या लिखेंगे, वेयर a एंड b वेयर a एंड b आर कोप्राइम एंड जो b होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने √3 को a/b मान लिया, जहाँ पे बोल दिया कि वेयर a एंड b आर कोप्राइम, a और b क्या है, कोप्राइम है, एंड डिनोमिनेटर क्या है इसका 0 नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो इस फॉर्म में होगा। अच्छा, और अगर हमने यहाँ पे अगर स्क्वायरिंग कर दिया तो क्या होगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू a² अपॉन b², सही है ना। अच्छा, अब हमने क्या किया कि b² को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को इसके नीचे डाल दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b² इज इक्वल टू a²/3, ठीक है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जब हम a² को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, b² मिलेगा, और b² अपने आप में क्या है, इंटीजर है, क्या है, इंटीजर। तो आप बोलोगे सर ये कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो अगर आपने √3 को a/b माना है और √3 एक रैशनल है तो आप a/b के फॉर्म में जब लेते हो तो a और b वो क्या होते हैं, इंटीजर ही होते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर का डेफिनेशन ही है ये कि p/q के फॉर्म में हो और p और q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए। तो आपने जैसे इसको रैशनल नंबर बोला तो a और b क्या है, इंटीजर है, ये बात फिक्स है, ठीक है। तो a² और इंटीजर का स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा, इसलिए ये क्या है, इंटीजर है। तो अगर आपने किसी a² को 3 से डिवाइड किया और क्या मिला है, इंटीजर मिला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूर a² 3 से पूरी तरह से कट गया होगा, 100% वो कट गया होगा, रिमाइंडर क्या बचा होगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि a² जो है वो 3 से डिविजिबल रहा होगा, तभी तो पूरा कटा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग यही लिखने वाले हैं कि a² इज डिविजिबल बाई 3, a² इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। मैं आपको फिर समझा देता हूँ, देखो a² को 3 से डिवाइड किया हमने तो क्या मिल रहा है, b², और b² क्या है, अपने आप में एक इंटीजर है, और अगर मैंने किसी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड किया तो अगर इंटीजर मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर 0 बचा होगा, तभी तो इंटीजर मिला। जैसे मैंने क्या किया, डिवाइड किया किसको, जैसे मैंने 84 ले लिया, 84, और हमने क्या डिवाइड किया, 81 ले लेते हैं, ठीक है, 81, और हमने डिवाइड किया किसको, इससे 9 से, तो 9 9 जाए 81, तो 9 टाइम्स में कटा तभी तो ये इंटीजर आया है ना, तभी तो ये इंटीजर आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर 0 बचा होगा। तो 3 से डिवाइड किया हमने a² को, तो ये क्या मिला, इंटीजर मिला। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि 81/9 इज इक्वल टू 9, तो ये 9 एक इंटीजर है, तो इंटीजर इसलिए मिला होगा ताकि आप इंटीजर से इंटीजर को डिवाइड किए होंगे तो ये 100% कट गया होगा, रिमाइंडर मिला होगा 0, तभी तो ये इंटीजर आया। अगर इंटीजर ने जैसे मान लो कि 8 से डिवाइड कर दें, 8 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 पॉइंट समथिंग, यानी पॉइंट में आएगा, इंटीजर नहीं आएगा। आपको पता है इंटीजर क्या होता है, डेसिमल के जो फॉर्म में वो इंटीजर नहीं होता है, अपॉन के फॉर्म में वो इंटीजर नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखो डेसिमल के फॉर्म में आ जाएगा तो ये इंटीजर नहीं है। तो अगर इंटीजर आ रहा है तो 100% वो क्या है, डिविजिबल होगा उससे, ठीक है, ये मतलब है। तो यही मैंने बोला कि a²/3, अगर a²/3 मैंने किया तो क्या मिला, b² क्या है, अपने आप एक इंटीजर है, तो हम क्या बोलेंगे, जरूर a² 3 से डिविजिबल रहा होगा, और अगर a² 3 से डिविजिबल है तो a भी 3 से डिविजिबल होगा, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। कैसे, अरे आप देखो, जैसे मान लो कि मैंने ये बोल दिया कि मैंने ले लिया 9 ले लो, ठीक है, 9 जो है 3 से डिविजिबल है, सही है, 9 जो है 3 से डिविजिबल है, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81, तो वो भी 3 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। तो देखो अगर 81 अगर 3 से डिविजिबल है, ठीक है, तो 9 अगर 3 से डिविजिबल है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना।
तो ये चीज़ हम लिखें, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चला कि ये जो आपका ए जो नंबर है, ये ए ऊपर वाला ए, वो क्या है 3 से डिविजिबल है, ठीक है ना। इसको अगर हमने इक्वेशन 1 मान लिया है ना, स्टेटमेंट 1 मान लिया, कि स्टेटमेंट 1 मान लिया मैंने इसको, ठीक है। तो हम अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। देखो अगर a जो है 3 से डिविजिबल है तो 100% हम a को क्या मान सकते हैं, अगर a जो है 3 से डिविजिबल है तो हम लोग ये मान सकते हैं कि a इज इक्वल टू 3 इंटू कुछ इंटीजर मान सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि अगर a 3 से डिविजिबल तो क्या बोलेंगे, लेट a इज इक्वल टू 3n ले लेते हैं, 3n क्यों, अरे 3 चूंकि a क्या है 3 से डिविजिबल है, तो उसने मैंने क्या ले लिया 3n ले लिया। 3n क्या होगा, n कोई इंटीजर है, n कोई इंटीजर है, तो 3n इसलिए लिखा मैंने क्योंकि a 3 से डिविजिबल है, तो आगे मल्टीप्लाई में 3 लिखना जरूरी है, तभी तो ये पता चलेगा कि हाँ ये 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ से ये लिखा a इज डिविजिबल बाय 3, तो हम a को क्या लिख दिए 3n लिख दिए, सही है। अच्छा अगर मैंने a को 3n लिख दिया तो हम चले जाते हैं किस पे, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था कि √3 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, for some integer n क्या है, कोई इंटीजर है, ठीक है। तो अगर मैंने इस a का वैल्यू इसमें रख दिया कि √3 इज इक्वल टू क्या था, a बाई बी था, तो हम लोग बोलेंगे √3 इज इक्वल टू a की जगह 3n अपॉन b। अब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 9n स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सही ना। अब हम बी स्क्वायर को इधर और 3 को इधर डिवाइड कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9n स्क्वायर बाई 3, तो ये कट जाएगा 3 3 जा 9, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3n स्क्वायर, सही है ना। अच्छा अगर मैंने 3 को इधर डिवाइड कर दे तो क्या मिल जाएगा कि बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है ना। इससे पहले वाले स्टेटमेंट में हमने किस पे कमेंट्स किया था, हमने किया था कमेंट्स a पे। अब हम लोग कमेंट्स करने वाले हैं b पे, इसलिए बी स्क्वायर के नीचे मैंने 3 को लाया। हमने इससे पहले a पे कमेंट किया था, अब हम लोग कमेंट करने वाले हैं b पे, तो b स्क्वायर अपॉन 3 किए तो n स्क्वायर आया, और n क्या है, कोई इंटीजर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूर b स्क्वायर 3 से डिविजिबल रहा होगा, तभी ये इंटीजर आया है, सही है। तो हम लोग ये इसी लाइन को लिखेंगे क्या कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय किससे, 3 से। बी स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 3 से, तो डेफिनेटली देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय किससे, 3 से, सही ना। तो ये स्टेटमेंट हो गया 2, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि स्टेटमेंट 1 से क्या पता चला कि a जो है, ऊपर वाला जो a है ये भी 3 से डिविजिबल है, और नीचे वाला b जो है वो भी क्या है 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a और b ये दोनों 3 से कट जाएगा, ऊपर भी a 3 से डिविजिबल है, नीचे भी a 3 से डिविजिबल, तो 3 के टेबल में ये दोनों कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने माना था कोप्राइम नंबर का मतलब ये हुआ कि ऊपर और नीचे 1 को छोड़कर अदर चीज़ें कॉमन नहीं होना चाहिए था, अगर कॉमन होगा तो कट जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ गया, 3 कॉमन आ गया दोनों में, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया, मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है। तो हम लोग ये बात, इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं क्या कि फ्रॉम 1 and 2 it is we can conclude that 3 क्या था, कॉमन था, 3 इज कॉमन फैक्टर, क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ कौन सा, a एंड b, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो बट लेकिन क्या हुआ कि हम लोग कॉमन नहीं होना चाहिए था, कॉमन चूंकि कोप्राइम नंबर है तो कॉमन क्या होना चाहिए था, सिर्फ 1 होना चाहिए था। यहाँ पे क्या आ गया, 1 को छोड़कर अदर नंबर कॉमन आ गया। बट दिस contradicts our assumption हमने जो assumes किया था that a and b are co-prime
प्राइम, ठीक है ना। हमने क्या एज्यूम किया था कि ए एंड बी को प्राइम है, जबकि को प्राइम होने का मतलब ये हुआ था कि ए और बी में 1 को छोड़कर अदर फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अदर फैक्टर कौन सा आ गया, 3 आ गया, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, हेंस, नीचे लिख देंगे लाइन में, ये अब कंप्लीट हो गया, लिखेंगे हेंस √3 इज इर्रेशनल, और ये बात हो गई प्रूव्ड, ठीक है। तो अब मैं आपको एक समरी बताता हूँ, क्या तरीका कि देखो आपको करना क्या है, पहला लाइन तो ये लिखना ही लिखना है कि लेट अस अज्यूम √3 एक रैशनल नंबर है। आपने ये मान लेना कि वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। फिर क्या करोगे, उसको a बाई बी के फॉर्म में लिख दो और बता दो कि a और b क्या है, कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर होने का मतलब कि a और b के बीच में कोई फैक्टर, अदर फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। और आप क्या करोगे, यही बताओगे कि इन a और b के अंदर दूसरा फैक्टर भी है। तो उसके लिए आप क्या क्या कर रहे हो कि पहले स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग करने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना। पहले कमेंट करना है ए पे, तो ए पे कमेंट करने के लिए ही मैंने क्या किया, 3 को ए के नीचे ले गया, ठीक है। तो ए पे हम क्या कमेंट कर सकते हैं, तो ए पे कमेंट ये कर पाए कि ए स्क्वायर जो 3 से डिविजिबल है, तो ए भी 3 से डिविजिबल होगा। अब सेम काम कमेंट किस पे करना है, बी पे करना है। तो अगर ए 3 से डिविजिबल है तो आप क्या करो, उसको उस ए को मान लो 3n या 3m जो भी मानना हो, और लेकिन आगे 3 जरूर होना चाहिए। यहाँ पर जो भी आप मानोगे वो बोल दोगे वो क्या है, कोई इंटीजर है, क्योंकि a क्या है, 3 से डिविजिबल है, इसलिए उसको हम 3n लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ आपको आ गया कि a 3 से डिविजिबल है, तो आप उस a को लिख दोगे 3n, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये होता है √5 इज इर्रेशनल नंबर, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर √5 लेके चलते, तो यहाँ पर 3 नहीं 5 आता, तो आप क्या बोलते हैं, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 5n लेते, 3n नहीं लेते, ठीक है। अच्छा, फॉर सम इंटीजर n, उसके बाद क्या करिए, उसके बाद ये जो हमारा था क्वेश्चन था, ये जो हम माने थे यहाँ पे √3 इज इक्वल टू a बाई बी, इस a का वैल्यू रख दें यहाँ पे। वैल्यू रखने के बाद हम किस पे कमेंट करने वाले हैं, हम b पे कमेंट करने वाले हैं, यानी कि b के नीचे हम नंबर को ले जाएंगे। तो हमने क्या किया, सब कुछ सॉल्व करने के बाद b के नीचे नंबर ले गए, ठीक है ना। और उसके बाद बोले क्या कि ये इंटीजर आ रहा है, बी स्क्वायर बाई 3 करने पर ये क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, तो इसका मतलब बी स्क्वायर जरूर 3 से डिविजिबल रहा होगा। इसी बात को लिख दिया कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, तो देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, देखो a भी डिविजिबल हो गया 3 से, b भी डिविजिबल हो गया 3 से, तो डेफिनेटली a और b इन दोनों में 1 को छोड़कर अदर एक फैक्टर आ गया 3, जो 3 से दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो इसी बात को हमने लिखा, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन कंक्लूड दैट 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a और b, दोनों में क्या है, 3 कॉमन आ गया, ठीक है ना। बट दिस कंट्राडिक्ट्स आवर assumption that a and b are co-prime, लेकिन हम लोगों ने क्या माना था, हम लोगों ने माना था a b co-prime है, तो यहाँ तो co-prime आया नहीं, इसलिए क्या बोल दिया, hence √3 इज इर्रेशनल। हमारा ये कंट्राडिक्ट हो गया, मतलब जो माने थे, assumption माने थे वो सही नहीं था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से बनाते हैं। आप इसी मेथड का यूज करके आप यहाँ पे √5 हो, √7 हो, है ना, √2 हो, इन सब को आप प्रूफ कर सकते हो बिल्कुल इसी स्टेटमेंट से, ठीक है। तो आप बिल्कुल एक क्वेश्चन बना के बिल्कुल रट जाओ तरीका, क्वेश्चन में आपका एग्जाम में बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे एक और अदर टाइप का क्वेश्चन कि इस √3 को मिक्सअप कर दिया जाएगा। जैसे मान लो बोल दिया गया 2 + √3, प्रूफ कीजिए कि ये क्या है, इर्रेशनल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो वो जो टाइप होगा वो टाइप इससे ज़्यादा आसान होगा, ठीक है, क्योंकि इसका यूज कर लेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो हम लोग ने अगला क्वेश्चन लिया है, प्रूव दैट 4 - √3 इज इर्रेशनल। 4 - √3 क्या होगा, एक इर्रेशनल होगा, ये बात आप प्रूफ कीजिए। तो इसको प्रूफ करने के लिए 9th क्लास में आप कुछ इर्रेशनल के बारे में इस तरह से पढ़े होंगे, क्या कि 2 इर्रेशनल, जैसे रैशनल के बारे में पढ़े होंगे कि 2 रैशनल नंबर का सम अगर कोई रैशनल है प्लस रैशनल, ये मिलके क्या बनाता है, ये रैशनल ही देता है, ठीक है। प्लस हो या माइनस हो, क्या देता है, रैशनल ही देता है। उसी तरह से रैशनल इंटू रैशनल क्या होता है, रैशनल ही देता है, ठीक है। फिर रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल, तो क्या मिलेगा, रैशनल ही मिलता है। यानी कि 2 रैशनल नंबर का सम हो, डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो और डिवीजन हो, ये क्या मिलता है, रैशनल ही मिलता है, ठीक है। ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका हम यूज करने वाले हैं। तो देखो 4 - √3 एक रैशनल है, दूसरा इर्रेशनल, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट तो लग नहीं सकता क्योंकि ये दोनों तो रैशनल के लिए है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए क्या है, ये प्रूफ करना है इर्रेशनल, लेकिन हम लोग क्या मान लेंगे, क्या है ये रैशनल है। तो फिर उसी तरह से स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या, लेट अस एज्यूम क्या, एज्यूम 4 - √3 इज अ रैशनल
रैशनल नंबर, मान लिया ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा, मेरे दिमाग में चल रहा होगा काश ये 4 नहीं होता, ये जो है ना ये 4 माइनस सिर्फ √3 होता तो कितना आसान होता। हम लोग जानते हैं कि √3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो हम लोग किसी भी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि ताकि 4 गायब हो जाए, ठीक है ना। और 4 अपने आप में क्या है, एक रैशनल है, ठीक है। ये तो सभी लोग जानते हैं 4 इंटीजर है तो रैशनल, जितना भी इंटीजर है सभी क्या है, रैशनल है। अच्छा, तो इसका मतलब ये जितना भी इंटीजर नहीं मतलब पॉइंट वाले ये सभी 4 यानी होल नंबर में जो आता है या फिर आप कह लो नेचुरल नंबर में, वो सभी इंटीजर है, सॉरी वो सभी क्या है, रैशनल नंबर है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि काश ये 4 गायब हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना 9th क्लास में जो पढ़ा गया है कि 2 रैशनल नंबर का सम रैशनल होता है, 2 रैशनल नंबर का डिफरेंस भी रैशनल होता है, तो इसका यूज करके 4 को ही गायब कर दे। नहीं तो 4 अगर गायब हो जाएगा तो √3 बाहर आ जाएगा। √3 के बारे में हम बोल देंगे, √3 के बारे में हम लोग जानते हैं, अभी भी इम्प्रूव किया तो क्या है, इरेशनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करते हैं, एक 4 को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ले लेते हैं, देन अगर ये रैशनल नंबर है देन 4 इज रैशनल, 4 एक रैशनल है, 4 इज अ रैशनल एंड 4 माइनस 3 इज रैशनल। दोनों क्या हो गया, रैशनल हो गया। देखो 4 भी एक रैशनल है और 4 माइनस 3 एक रैशनल हो गया, ठीक है। ये हमने माना था और ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो 4 को क्यों लाए हैं, ताकि मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि हम 4 को गायब करें, ठीक है ना। और किससे गायब करेंगे, जो क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे कि 2 रैशनल नंबर का सम और डिफरेंस क्या होता है, रैशनल होता है, उसका यूज करके हमें किसको गायब करना है, 4 को गायब करना है। तो क्यों ना 4 में से 4 माइनस √3 को घटा दिया जाए। देखो अगर मैंने ले लिया 4 माइनस √3, 4 में से इसको घटा दिए तो ये जो आ जाएगा, ठीक है ना, ये क्या देगा, ये जो भी देगा वो क्या देगा, एक रैशनल देगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या बोलेंगे, 4 माइनस 4 प्लस √3 हो जाएगा और फाइनली क्या दे देगा, √3। तो 4 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, √3। और ये क्या होना चाहिए, रैशनल। क्यों, क्योंकि 2 रैशनल, ये भी रैशनल हमने माना, सॉरी ये रैशनल तो है और ये हमने माना रैशनल, तो 2 रैशनल का जो डिफरेंस है वो भी क्या कहलाएगा, रैशनल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में क्या, डिफरेंस ऑफ रैशनल इज रैशनल। 2 रैशनल नंबर का डिफरेंस भी क्या होता है, रैशनल होता है, ठीक है ना। बट वी नो, लेकिन हम लोग ये जानते हैं, बट वी नो दैट, क्या हम लोग क्या जानते हैं कि √3 एक रैशनल नहीं है, √3 इज इर्रेशनल। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था, तो इसी बात को लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि √3 क्या है, एक इर्रेशनल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस contradicts the fact that √3 is irrational, ठीक है ना। तो ये कंट्राडिक्ट हो गया, यहाँ पे आ गया रैशनल और हम क्या जानते हैं वो इर्रेशनल, तो ये कंट्राडिक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेंस 4 माइनस √3 इज इर्रेशनल, ठीक है ना, इर्रेशनल। और ये बात हो गई क्या, प्रूव्ड। तो आपने ये देखा कि जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा लेंदी था, ये ज़्यादा आसान है ना। तो आप लोग तो बस ये मनाओ कि इस टाइप का ही क्वेश्चन आए एग्जाम में तो ज़्यादा मजा आएगा, सही है। तो आपने ये देखा कि ये जो टाइप का क्वेश्चन होता है ये ज़्यादा आसान होता है, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको मान लेना है रैशनल। फिर आपको क्या करना है कि जो इर्रेशनल नंबर है, आप जानते हो कि रूट के अंदर वाला जो टर्म होता है वो सब इर्रेशनल होता है, उसको किसी तरह से फ्री करो, बाकी जो रैशनल है उसको फ्री करना है। तो फ्री करने के लिए आप कौन सा थ्योरम यूज करोगे, क्लास 9th में जो आपने पढ़ा था कि रैशनल नंबर का सम भी रैशनल, रैशनल का डिफरेंस भी रैशनल, रैशनल का प्रोडक्ट भी रैशनल और डिवीजन भी रैशनल। तो उसी का यूज करके आप किसी तरह से क्या करोगे, रैशनल नंबर को गायब करोगे। मैंने क्या किया यहाँ पे, डिफरेंस का यूज किया, क्यों, ताकि ये इर्रेशनल नंबर ये फ्री हो जाए, ठीक है। तो आपको भी यही करना है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे मैंने डिफरेंस किया तो हर क्वेश्चन में आपको डिफरेंस ही करना होगा। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन हुआ कि मान लो 5 + 2 √3 हो गया, ठीक है ना। किसी ने बोला कि आप ये प्रूफ कीजिए कि इर्रेशनल है, तो आप क्या करोगे,
आप ये करोगे, पहले इसको रैशनल मान लोगे, ठीक है, फिर क्या करोगे, पहले 5 को गायब कर लेना, ठीक है। तो 5 एंड 5 प्लस 2√3 क्या हो जाएगा, एक रैशनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको माना है रैशनल और 5 एक रैशनल क्वांटिटी है। तो आप उन दोनों का डिफरेंस कर दोगे, तो इसका और उसका डिफरेंस कर लोगे, ठीक है ना, ताकि ये माइनस में नहीं प्लस में आ जाएगा। तो ये -5 कर दोगे, यानी ये और -5, यानी कि आपने क्या किया, -5 कर दिया, तो ये और ये कट जाएगा। अब आ गया 2√3। अब आप ये भी जानते हो कि रैशनल नंबर और रैशनल नंबर का जो डिवीजन होता है वो भी क्या होता है, रैशनल होता है। तो आप क्या चाह रहे हो कि 2 भी यहाँ से गायब हो जाए, तो फिर क्या बोलोगे, 2 इज रैशनल, और ये जो, क्योंकि ये क्या था, ये रैशनल आपने माना था और 5 रैशनल था, तो ये इन दोनों का डिफरेंस भी क्या है, रैशनल है। तो यानी कि 2√3 एक क्या है, रैशनल है। और अगर आप रैशनल को रैशनल से डिवाइड करते हो तो भी क्या मिलेगा, रैशनल मिलेगा। यानी कि 2√3 को डिवाइड कर दोगे आप 2 से, तो √3 आएगा, वो भी क्या होगा, √3 इज इक्वल टू रैशनल। बट वी नो दैट √3 इज इरैशनल, तो ये बात प्रूफ हो जाएगा। तो ये काम आपको करना होता है। कोई जरूरी नहीं कि हमने यहाँ पर डिफरेंस किया है तो आपको भी इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, नहीं। आपको अपना दिमाग लगाना है, कहाँ पर डिफरेंस लेना है, कहाँ पे एडिशन लेना है, कहाँ पे डिवाइड करना है, कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो यहीं पे खत्म होता है, क्योंकि इरैशनल वाले में जो भी क्वेश्चन आता है वो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो मैंने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अब अगले क्लास में हम लोग कुछ अदर टॉपिक के साथ आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।